हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सीरीज को ध्यान से देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 0, 0 के बाद में 7 है, 7 के बाद में 26 है, 26 के बाद में 63 है और 63 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 0 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर 0 लिखा गया है कैसे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर किया गया है 1 का क्यूब और इसमें से 1 को घटाकर यहाँ पर लिखा गया है 0। कैसे, 1 का क्यूब होता है 1 और 1 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 0। फिर देखिए 0 के बाद में यहाँ पर 7 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 1 के बाद में किया गया है 2 का क्यूब और इसमें से 1 को घटाया गया है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8 और 8 में से 1 को कम कर देंगे तो यहां पर बचेगा 7 है। फिर देखिए 7 के बाद में यहां पर 26 कैसे लिखा गया है, तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर 2 के बाद में किया गया है 3 का क्यूब और इसमें से कम किया गया है 1 को। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है मेरे भाई 27 है, ठीक है, और 27 में से 1 को कम कर देंगे तो यहां पर बचेगा 26, ठीक है। फिर यहां पर देखिए 26 के बाद में यहां पर 63 कैसे लिखा गया है, तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर 3 के बाद में यहां पर किया गया है 4 का क्यूब और इसमें से किया गया है 1 को कम है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64 है और 64 में से 1 को कम करके यहां पर लिखा गया है 63 है। अब हमसे पूछा गया है कि 63 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर इसी प्रकार से 4 के बाद में हम क्या कर देंगे, 4 के बाद में हम कर देंगे 5 का क्यूब और इसमें से कर देंगे 1 को कम। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125 है और 125 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 124। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 124 है। अब हमें देखना है कि 124 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 124 हमें दिया गया है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे पहली आकृति को। पहली आकृति में यहां पर देखिए, यहां पर 4 से 12 बन जाएगा कैसे, तो यहां पर देखिए यदि हम 4 का क्या कर दें, 3 गुना कर दें तो 4 का 3 गुना होता है 12। फिर देखिए 12 से यहां पर बन रहा है 24 है, तो 12 से 24 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 12 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो 12 का 2 गुना होता है 24 है। फिर देखिए आगे 24 से कितना बन रहा है 120 है, तो 24 से 120 बनेगा कैसे, तो यहां पर देखिए यदि हम 24 का क्या कर दें 5 गुना कर दें
तो 24 का 5 गुना होता है 120। इसी प्रकार से तीसरी आकृति को देखिए। तीसरी आकृति में यहाँ पर देखिए 6 से 18 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 6 का गुणा कर दें 3 के साथ में तो यहाँ पर बन जाएगा 6 तिया के 18। फिर देखिए 18 से यहाँ पर बन रहा है 36, कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 18 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 18 का 2 गुना होता है 36। फिर देखिए 36 से बन रहा है कितना 180, तो 36 से 180 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 36 का क्या कर दें 5 गुना कर दें तो 36 का 5 गुना होता है 180। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 24 से बन रहा है 48, कैसे, तो यहाँ पर देखिए 24 से 48 बन जाएगा यदि हम 24 का कर दें 2 गुना, तो 24 का 2 गुना होता है 48। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 48 से कितना बन रहा है 240, तो 48 से 240 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 48 का क्या कर दें 5 गुना कर दें तो 48 का 5 गुना होता है 240। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहली आकृति में भी यहाँ पर क्या हुआ है पहले 3 गुना, इसी प्रकार से तीसरी आकृति में भी पहले क्या हुआ है 3 गुना। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर भी हम इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि उस संख्या का हम 3 गुना कर दें तो यहाँ पर 24 आ जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या करें, यदि हम 8 का गुणा कर दें किसके साथ में 3 के साथ में तो यहाँ पर बन जाएगा 8 तिया के 24। ठीक है, अब हमें देखना है कि 8 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 8 हमें दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 8 है और 8 हमें दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 4500 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये, यानी कि 35 रुपये की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और इन 4500 प्लस क्वेश्चनों का हमने कुछ इस प्रकार रखा है, यानी कि इन 4500 प्लस क्वेश्चनों में आपको 3000 क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं साइंस के और 1000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको जीके जीएस के। इस प्रकार से हमने 4500 क्वेश्चनों को तैयार किया है और ये 4500 प्लस क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है 8 है, 8 के बाद में 15, 15 के बाद में 28 है, 28 के बाद में 53 है और 53 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 8 से यहाँ पर 15 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें प्लस 7 कर दें तो 8 और 7 बन जाएगा 15। फिर देखिए 15 से कितना बन रहा है 28 है, तो 15 से 28 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 15 के अंदर क्या कर दें प्लस 13 कर दें तो 15 और 13 मिलकर बन जाएगा 28। फिर देखिए 28 से कितना बन रहा है 53 है, तो 28 से 53 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 28 के अंदर क्या कर दें प्लस 25 कर दें तो 28 और 25 मिलकर बन जाएगा 53। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 53 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए नीचे जो संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हुआ है +7 है, फिर हुआ है +13, फिर हुआ है +25 है, यानी कि सभी के अंदर क्या हुआ है प्लस हुआ है। तो इसका मतलब आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई
सबसे पहले कितना प्लस हुआ 7 है, फिर कितना प्लस हुआ 13, फिर कितना प्लस हुआ 25 है। तो यहाँ पर देखिए 7 से बना है 13, 7 से 13 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए 7 से 13 बन जाएगा कैसे? यदि हम 7 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें और उसमें से 1 को कम कर दें, तो 7 का 2 गुना होता है 14 और 14 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से कितना बन रहा है 25 है, तो 13 से 25 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर भी क्या कर दें, 13 का 2 गुना कर दें और उसमें से 1 को कम कर दें, तो 13 का 2 गुना होता है 26, 26 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 25 है। अब हमें क्या करना है, 25 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से 25 का भी क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे और उसमें से 1 को कम कर देंगे। 25 का 2 गुना होता है 50, 50 में से 1 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा 49, यानी कि 25 के बाद में यहाँ पर कितना प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस होगा 49। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? तो यहां पर यदि हम 53 और 49 को आपस में जोड़ दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर हम क्या करेंगे, 53 के अंदर कितना प्लस कर देंगे, 49 को प्लस कर देंगे। तो 53 और 49 कितना हो जाएगा, तो 53 और 49 मिलकर हो जाएगा 102, यानी कि सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 102। अब हमें देखना है कि 102 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 102 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, यानी कि तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षरों को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर आएंगे, ज्ञात करें। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो फटाफट से सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या, सबसे पहले तो लेटर सीरीज के अंदर जितने भी आपको लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको करना है नंबरिंग। नंबरिंग करने से क्या होगा, आप इस टाइप के सीरीज को फटाफट से सोल्व कर लोगे। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो यहां पर देखिए पहला लेटर है ए का नंबर होता है 1, फिर क्या है जेड का नंबर होता है 26, तो यहां पर हम लिख देंगे 26। फिर क्या है सी का नंबर होता है 3, फिर क्या है एक्स का नंबर होता है कितना 24, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24। फिर क्या है एफ का नंबर कितना होता है, एफ का नंबर होता है 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। फिर क्या है यू का नंबर कितना होता है, यू का नंबर होता है 21, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 21। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे एक एक लेटर को, तो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ए से क्या हो रहा है सी, यानी कि 1 से क्या हो रहा है 3, तो 1 से 3 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 1 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3। फिर देखिए सी से क्या हो रहा है एफ, यानी कि 3 से क्या हो रहा है 6, तो 3 से 6 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो 3 और 3 मिलकर हो जाएगा 6। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एफ से हमें क्या करना है, अगला लेटर ज्ञात करना है, यानी कि 6 से अगला लेटर, यानी कि 6 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए अगली संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नीचे जो संख्या आई है ना, इसको ध्यान से देखिए कि यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर देखिए 1 से 3 हुआ कैसे, +2 करके, 3 से 6 कैसे हुआ, +3 करके, यानी कि पहले +2 फिर +3, तो अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा +4। तो 6 के अंदर क्या कर देंगे, +4 कर देंगे, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 10 नंबर पर आता है जे, तो यहां पर हम भर देंगे जे। अब इसी प्रकार से जो सीरीज छूट गया इसको सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए, यहां पर जेड से क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, यानी कि यहाँ पर संख्या को देखिए 26 से क्या हो रहा है 24 है, तो 26 से 24 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 26 में से क्या कर दें, -2 कर दें, तो 26 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24। फिर देखिए मेरे भाई यहाँ पर एक्स से क्या हो रहा है, यू हो रहा है, यानी कि 24 से क्या हो रहा है 21 हो रहा है, तो 24 से 21 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 24 में से क्या कर दें, -3 कर दें, तो 24 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 21।
21। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 21 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो 21 से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो यहाँ पर देखिए 26 से 24 हुआ -2 करके, 24 से 21 हुआ -3 करके, कंटिन्यू चल रहा है -2 -3। तो अब 21 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर आगे हम कर देंगे -4। तो 21 में से -4 करेंगे तो अगली संख्या क्या आएगी, अगली संख्या आएगी 17। अब हमें देखना है कि 17 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है। तो 17 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है, क्या आता है 17 नंबर पर, 17 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है क्यों। तो यहाँ पर हम भर देंगे क्यों, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरे जाएंगे जे और क्यों। अब हमें देखना है कि जे और क्यू किसी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो जे और क्यू हमें दिए गए हैं ऑप्शन सी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध बताने वाला समीकरण किसने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है न्यूटन ने, ऑप्शन बी है आइंस्टीन ने, ऑप्शन सी है गैलीलियो ने और ऑप्शन डी है जूल ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध बताने वाला समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। तो छठे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है ठोस, ऑप्शन सी है द्रव और ऑप्शन डी है गैस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, शून्य की न्यूनतम सीमा कितनी होती है। ऑप्शन ए है 10 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 20 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 200 हर्ट्ज और ऑप्शन डी है 2000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि शून्य की न्यूनतम सीमा होती है 20 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी वैज्ञानिक थॉमसन ने। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बनी रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर जीके जीएस और साइंस के बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से आता हो तो उस प्रश्न का आंसर आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रेडियो एक्टिव तत्वों के क्षय की दर किस पर निर्भर करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है द्रव्यमान पर है,
ऑप्शन बी है अर्धायु पर है, ऑप्शन सी है तापमान पर है और ऑप्शन डी है घनत्व पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्वों के क्षय की दर किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है अर्धायु पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो यहां पर हो जाएगा 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर ऑप्शन है डी, यानी कि प्रकाश का वेग निर्वात माध्यम में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो 11वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इन चारों में से ऑप्शन है ए, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कार्यफलन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गैसों के दाब और आयतन के बीच संबंध बताने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गैसों के दाब और आयतन के बीच संबंध बताने वाले नियम को बोलते हैं बोयल का नियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डीएनए की संरचना की पहली बार किसने खोज की थी? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि डीएनए की संरचना की पहली बार खोज किसने की थी, तो यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि डीएनए की संरचना की पहली बार खोज की थी वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। मेरे भाई यहां पर याद रखना ये वैज्ञानिक दोनों अलग अलग हैं, वाटसन वैज्ञानिक अलग हैं और क्रिक वैज्ञानिक अलग हैं, यानी कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर डीएनए की संरचना की पहली बार खोज की थी। ठीक है, तो 14वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहां पर देखिए एक प्रश्न यहीं से और पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर है, पूछ लिया जाता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखना डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है, या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक कहां पर होता है? ऑप्शन ए है ध्रुवों पर है, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा पर है, ऑप्शन सी है पर्वतों पर है और ऑप्शन डी है समुद्र तल पर है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? यहां पर हो जाएगा इन चारों में से करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को संशोधन 42 के द्वारा जोड़ा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है मांजुली, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है गंगा सागर और ऑप्शन डी है सुंदरबन। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी है अकबर ने, ऑप्शन सी है शाहजहां ने और ऑप्शन डी है औरंगजेब ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो 18वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई इन 18 में से अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर है कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है जिनेवा में, ऑप्शन बी है वॉशिंगटन डीसी में, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी है पेरिस में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। और यहां पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि यूएनओ का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए है 1919 में, ऑप्शन बी है 1928 में, ऑप्शन सी है 1935 में और ऑप्शन डी है 1942 में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। तो 22वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1872 में, ऑप्शन बी है 1881 में, ऑप्शन सी है 1901 में और ऑप्शन डी है 1947 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में पहली जनगणना हुई थी वर्ष 1872 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है भास्कर, ऑप्शन सी है एनसैट और ऑप्शन डी है रोहिणी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डबल हेलिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि डबल हेलिक्स पुस्तक के लेखक हैं जेम्स वाटसन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है ए। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर देना, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना,
ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने जीके, जीएस, साइंस और रीजनिंग के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं और इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, जो भी बच्चा पहली बार में रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के अंदर सिलेक्शन लेना चाहता है तो उन सभी के लिए हमने जीके, जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चनों के पीडीएफ को आप ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये, यानी कि 35 रुपये की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ मिलने वाला है। और यहाँ पर इन 4500 क्वेश्चनों को हमने कुछ इस प्रकार से रखा है। यहाँ पर आपको साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं 3500 प्लस है। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई 3500 प्लस क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे साइंस के, और उसी के साथ में 1000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जीके और जीएस के। इस तरह से आपको 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये 4500 प्लस क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिनको भी ये पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है।